सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष। और यार सबसे पहले सॉरी, लगभग 8 महीने से मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया है। एंड मैंने शायद पिछले वीडियोस में भी बताया था कि यार इसका पर्पस, इस चैनल का पर्पस यही था कि मुझे खुद का रिवीजन करना है। एंड इस चक्कर में वीडियोस बनाते क्या एंड डाल दिया, और उस टाइम पे कुछ खास व्यूज नहीं, अभी भी कुछ इतने खास व्यूज नहीं आ रहे हैं जैसे, पर ठीक है, बढ़ रहे हैं। मतलब मतलब अभी जब 3-4 महीने के लिए तो मैंने देखा भी नहीं था कि यार ये चैनल का हुआ क्या। फिर एक टाइम पे जब खोला तो मैंने देखा यार इस पे वॉच टाइम फिर भी बढ़ा आ रहा है, तो लोग देख रहे हैं धीरे धीरे। एंड फिर कुछ कमेंट्स भी आए, तो उस टाइम पे फिर मेरे भी यार अभी थर्ड ईयर एफ एम टी पी एस एम, लगभग एफ एम टी पी एस एम तो खत्म हो गई है थियोरेटिकली सबका पढ़ के। ई एन टी ऑप्थेल जो कि भले इस टाइम नहीं है पर करनी है। तो यार तुम्हारा भी टाइम नहीं लेंगे, अपन आज चालू करेंगे सी एन एस। ठीक है। ये तो मेरे को, मुझे सही बताओ, इसका रिग्रेट है सीएनएस और एक एंटी माइक्रोबियल, पता है मतलब इसका रिग्रेट इसलिए पार्ट 2 वाले वीडियोस का। मैं पेपर लिखने जब, मतलब पेपर मैंने जब दिए, पेपर में ना बहुत अच्छा गया पेपर 1। पेपर 2 ना मेरे को उतना मजे नहीं आई देने में, मतलब या फिर मैं कुछ चीजें भूल गया था। तो उसका मुझको समझ में आया कि यार ये रीजन है कि भाई मैं मतलब समझ रहे हो ना कि यार हुआ ये कि मुझको ना, जब मैंने पढ़ाया तुम लोग को तो मुझे भी याद था, बहुत सारी चीजें ऐसी याद थी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि यार मुझे मतलब एग्जैक्ट मेरे को याद भी नहीं आ रहा हो, तो मैं जस्ट आंखें बंद करके फोकस कर रहा है यार मैंने ऐसा कहाँ पढ़ाया था, कहीं तो मेरे को कहीं इस तरह की बात की थी। एंड फिर वो आ जाता है दिमाग में। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ तो यार मैं एक्चुअली मैं फाइल ओपन करना भूल गया था, केटी क्लासिफिकेशन। सच कहूँ तो यार लगभग अभी मैं भी बहुत सारी चीजें भूल चुका हूँ। थ्योरेटिकली तो मेरे को याद है, पर अपन कवर करते हैं, ठीक है। तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन शायद, ये क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली शायद 2 या 3 लेक्चर्स लग जाएं इसको कवर करते करते। एंड सीएनएस यार फिजियो का कहो, फार्मा का कहो, पैथो, कहीं का भी सीएनएस उठा के मतलब पढ़ोगे तो यार तुमको थोड़ा सा टफ या थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा टाइम टेकिंग तो लगेगा। ठीक है, पर ये काफी इजी है। अपन फार्मा पढ़ रहे हैं, फार्मा अपने आप में थोड़ी इजी होती है। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक बता रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन सीएनएस। तो अपन ने ये चीज फिजियो में भी पढ़ी है कि भैया देखो, एक होते हैं इनहिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इनहिबिटरी मतलब कि नाम से बता रहे हैं इनहिबिशन। जैसे तुम्हारी बॉडी में गाबा बढ़ गया या ग्लाइसिन बढ़ गया, डोपामीन बढ़ गया, तो तुम थोड़े रेस्ट हो जाता, रेस्ट मतलब थोड़ा सा सीएनएस तुम्हारा स्लो होने लगता है। तुम ये चीज अ, ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो तुम जब बहुत मेहनत करते हो, ठीक है, तुम मान लो किसी पेपर के लिए पढ़ रहे हो, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की, एंड जब वो मेहनत का एक रिजल्ट आया तुमको, एंड वो बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, तुमको लगा कि हाँ यार, अब वो मतलब एक सेंस ऑफ रिलीफ मिल गया कि हाँ मेरे को जितनी रैंक चाहिए थी वो आ गई, तो तुम थोड़े स्लो डाउन हो जाओगे, तुम फिर से एकदम उतनी ही मेहनत नहीं करोगे एकदम पागलों की तरह, तुम थोड़ा सा रिलैक्स होगे, चिल हो जाओगे। तो उस टाइम पे क्या, डोपामीन, तुमने डोपामीन मतलब लगभग हर, आई थिंक आजकल हर दूसरी तीसरी रील अगर तुम्हारे पास ढंग की रील आती है तो, मेरे इसमें नहीं आती है, मेरे इसमें बहुत उटपटांग चीजें आती भी रहती हैं। एंड ठीक है, मैं एंजॉय भी करता हूँ। तो जैसे गाबा है, गामा क्या था गाबा का फुल फॉर्म, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ग्लाइसिन है, डोपामीन है, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट देती है सीएनएस पे। तो क्या क्या हो सकता है, इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी और बोथ। देखो, ऐसा समझो तुम्हारे 3 तरह के दोस्त हो सकते हैं। एक होता है इनहिबिटरी, तुम कुछ करना चाहते हो, जैसे तुम्हारे मोस्ट ऑफ द दोस्त जो होंगे, जैसे तुम अगर अभी वीडियो देख रहे हो एंड तुम्हारा कोई दोस्त आ जाता है तो इट्स लाइक, अरे पढ़ रहा है, पढ़ कैसे रहा है, अरे बेंच पढ़ कैसे रहा है, तो वो आपको इनहिबिट करेंगे। वहीं पे एक एक्साइटेटरी की, यार तू पढ़ रहा है, तू तू पढ़ भी सकता है, मतलब जैसा भी तू पढ़ रहा है। और बोथ की मतलब, कभी कह रहा है कि ठीक है टाइम, मतलब नॉर्मल, कि कभी मस्ती कर रहा है, कभी कह रहा है कि हाँ पढ़ ले भाई। ठीक है, तो 3 तरह के दोस्त हो सकते हैं। उसी तरह से 3 तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो इनहिबिटरी में गाबा, ग्लाइसिन, डोपामीन। सेकेंड एक्साइटेटरी में अपने क्या क्या आते हैं, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये सब स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। एंड तीसरे होते हैं एस्टाइलकोलिन, नॉर एड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन। ये यहाँ पे एक चीज ध्यान देखो,
इसमें क्या क्या लिखा है, एसिटाइल कोलिन, नॉर एड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन। नॉर एड्रेनालिन मेजॉरिटी जब भी तुमने सुना होगा, वो एक तरह से एक्साइटेटरी इफेक्ट ज्यादा शो करता है। माइक चालू है ना इनके बस। एक्साइटेटरी इफेक्ट ज्यादा शो होता है। वहीं पे सेरोटोनिन भी एक एक्साइटेटरी इफेक्ट लाता है। सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन में काउंट किया जाता है। जब भी तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो, जैसे एक्सरसाइज की तुमने या फिर वॉक कर लिया, कोई रेस थी तुमने उसे जीत लिया, तो सेरोटोनिन भी रिलीज होता है। 5 HT यानी 5, ये है इसका क्या था? देखना पड़ेगा। ये लिखा है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, सॉरी। हाँ, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो एसिटाइल कोलिन यार, लेकिन अपन ने जैसे एएनएस में पढ़े थे, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा भी ध्यान आ रहा होगा कि एसिटाइल कोलिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना इनहिबिटरी इफेक्ट या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट शो करता है। तो कुछ चीजें मतलब मेजोरिटी ऑफ द जगह पे वो जब एक्ट कर रहा होता है तो एज इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। पर वहीं पे एएनएस पे भी अपन ने एक और चीज देखी थी, एसिटाइल कोलिन अपना जैसे जीआईटी में तुम्हारा जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तुम्हारा खाना जब डाइजेस्ट होता है तो पैरासिम्पैथेटिक मोड एक्टिवेट होता है, तो वहां पे एक्साइटेशन की जरूरत है। वहां पे लाइक खाना जाना चाहिए भाई, इंटेस्टाइन पे आगे बढ़ना चाहिए, यू ना। ठीक है, जब वहीं पे अपन ने जब बात की थी सिंपैथेटिक की, सिंपैथेटिक में एक चीज मैंने साफ साफ कही थी, शेर आ जाना। तो जब शेर आ गया तो ऑब्वियसली तुम्हारी भूख मिट जाएगी, तो इनहिबिट हो गया। तो अभी तक तुम थोड़ा थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट ग्रास्प कर रहे होगे कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं। अब अपन आते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ये आईपीएसटी, ये सब फिजियो वाली चीजें हैं। पर फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम लेके एक बार तुमको इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाए चीजें एंड तुमको ना समझ में आ जाए कि यार सीएनएस में चलता क्या है। और दूसरा यार, क्योंकि मैं भूल गया हूँ ना, तो मेरे को भी तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो में भी तो आना पड़ेगा। तो when an inhibitory transmitter binds and interacts with the specific receptor post junction, the membrane permeability of potassium और chloride increases। यहाँ पे क्या बता रहा है, पोटेशियम मूव्स आउट एंड क्लोरीन क्लोराइड आयंस मूव्स इन। तो अपन ये चीज तो यार पंप वाली चीज है कि भाई देखो, इनहिबिटरी न्यू ट्रांसमिशन आया तो वो कैसे एक्ट करता है, पोटेशियम अंदर गया और क्लोराइड बाहर आ गया। नहीं नहीं सर, गलत बोल रहा हूँ, उल्टा। पोटेशियम बाहर आ गया एंड क्लोराइड अंदर गया, रिजल्टिंग इन हाइपरपोलराइजेशन। वहीं पे एक्साइटेटरी में क्या हो जाता है, एक्साइटेटरी में आता है सोडियम, सोडियम मूव्स इन, सोडियम इनफ्लक्स रिजल्टिंग डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय पोटेशियम इनफ्लक्स। कहाँ पे, देखो, इनहिबिशन करना है तो कैसे होगा, पोटेशियम बाहर आया। देखो एक सेल है, न्यूरोनल सेल है, तो वहां पे तुमको पता है सोडियम और पोटेशियम वाली चीजें तुमको तुमने पढ़ी है, ठीक है, मैं भूल गया हूँ। हाँ, पर जैसे कि तुमको ध्यान होगा कि सोडियम बाहर ज्यादा होता है, पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, सेल के अंदर। अपन बात कर रहे हैं ये सेल है, ये सेल के अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा है। जब पोटेशियम मूव आउट करेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आ गया। अब क्लोराइड आयन अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन कैरी, नेगेटिव आयन है, वो नेगेटिविटी कैरी करता है, ऐसा मानते हैं। तो ऑब्वियसली इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा। वहीं पे जब एक्साइटेटरी, एक्साइटेशन अपने सोडियम आयन जब आते हैं तो एक्साइटेशन होता है। एंड एक्साइटेशन तो सोडियम अगर अंदर जा रहा है तो उसके बदले में क्या आना चाहिए, पोटेशियम को बाहर आना पड़ेगा। क्लोराइड हो नहीं सकता, क्लोराइड अगर कर दोगे तो यार ऑब्वियसली वो फिर ना तुमने एक्साइट कर पाया, ना तुमने सोडियम और क्लोराइड को अगर एक साथ भेजोगे तो ना तुमने एक्साइट किया, ना तुम उसे इनहिबिट कर पाए ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि भाई कहाँ पे एक्साइटेशन पे सोडियम और पोटेशियम का खेल है, इनहिबिशन पे पोटेशियम और क्लोराइड का खेल है। ठीक है, और एक और चीज, सोडियम को तुम इस तरह से ध्यान रख सकते हो एक्साइटेटरी। देखो तुमको सबको लगभग नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, सब चीज खाना पसंद है। मेरे को पसंद है एक टाइप, मंचूरियन जो भी है। तो तुम अगर कभी जैसे कोई चूड़ा भी खाते हो ना, कभी उसके पीछे का लेबल देखना, उसमें लिखा होगा सोडियम, उसका जो सोडियम अमाउंट होगा बहुत ज्यादा होगा। या इवन पिज्जा की बात करते हैं, पिज्जा में भी सोडियम अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। एंड वो जो सोडियम है वो जब टेस्ट बड में लगता है तो वो अपने को एक्साइट करता है। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि सोडियम एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमिशन पे। एंड ये एक्चुअल फैक्ट भी है, तो तुमको और भी जगह शायद काम आ जाए, बाद में काम आ जाएगा ये पीएसएम वेएसएम में बताने को। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड एंड इंटरैक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी टू कटायन इंक्रीज। एक्साइटेशन में कटायन कौन था भैया, सोडियम। और अपन ने देख चुके हैं कि भाई इस पे क्या था, इनहिबिटरी में
पोटेशियम क्लोराइड की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ सीएनएस डिप्रेशन, सीएनएस स्टिमुलेशन, सीएनएस का डिप्रेशन अगर हो रहा है, ठीक है, चल रहा है ना भाई, ये देखते रहना पड़ेगा। तो सीएनएस का डिप्रेशन जैसे हो रहा है, तो सीएनएस डिप्रेशन में क्या, ड्राउजीनेस ऑब्वियसली। अरे सीधी सिंपल सी बात है भाई, तुमने नींद की गोली खा ली तो क्या क्या होगा, नींद, ड्राउजीनेस से फील होगी, थक हाँ थोड़ा मतलब की गोली खाई तो नींद ही आएगी। सेडेशन, बहुत ज्यादा गाली तुम बेहोश हो गए। हिप्नोसिस कर सकते हो, डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस, कोमा डेथ। डेथ तो भाई, ये कोमा डेथ, तो ये तो मतलब तुमको पता होना चाहिए। सीएनएस स्टिमुलेशन, सीएनएस स्टिमुलेशन एक्चुअली में किसमें देखने को मिलता है, धतूरा, धतूरा में मिलता है। तुमने अगर धतूरा के बारे में सुना हो, उसके बीजे एक्साइटेशन करते हैं, ये तुम एफएमटी में पढ़ोगे आगे। तो एक्साइटमेंट, यूफोरिया, इंसोम्निया, ट्रेमर्स, ट्विचिंग, कन्वल्जन्स, फिर कोमाटिक। तो ये डिप्रेशन वाला जो जो गंजेड़ी होता है ना, जो गांजा वाले होते हैं, शायद कोई देख भी रहा हो, क्या पता। तो ये जो सीएनएस, तो ये सीएनएस डिप्रेशन कराता है। डिप्रेशन पे तुमको ड्राउजीनेस, हिप्नोसिस, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस, यार जितना मैंने ऑब्जर्व किया है गंजेड़ियों को, ऐसा एकदम कंफ्यूजन शायद हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस भी देखिए, तो बहुत कुछ कुछ मतलब बड़े हाइपर फोकस भी हो जाते हैं, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। स्टिमुलेशन पे यार, स्टिमुलेशन तुमने अगर ब्रेकिंग बैड देखी हो, नहीं भी देखी हो, कोकेन, कोकेन से स्टिमुलेशन, स्टिमुलेंट है एक। एक्साइटमेंट, यूफोरिया, इंसोम्निया, ट्रेमर, स्ट्रेचिंग, कन्वर्जन, ये सब कराता है। अभी तक के अपन ने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है। मैंने कितना टाइम खाया है तुम्हारा, मैंने तुम्हारा टाइम खाया 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट वर्थ इट थे। अब हम सबसे पहले चालू करते हैं सिडेटिव एंड हिप्नोटिक से। अपन आज कितना कर पाएंगे, एक प्रॉपर गोल सेट कर लेना चाहिए, 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे 10 मिनट, उतना लेक्चर रखेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा तुम भी नहीं झेल पाओगे, उससे ज्यादा मैं भी अभी नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन था, मतलब मेरे कॉलेज में। एंड अभी गणेश जी हम सिरा के आ रहे हैं, बहुत पानी गिरा है यार, और मेरे को बहुत तेज नींद भी आएगी कुछ टाइम में। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत अनंत टाइप का है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको अपन 3, क्या पता 4 लेक्चर में खत्म करें। ये साला खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं, नहीं हो गया, हो गया, हो गया। हाँ ठीक है, तुम्हारा टाइम यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। 10 मिनट में तुमको मोटा मोटी कुछ चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। हाँ, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। सिडेटिव क्या होती है, ड्रग्स दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड काम्स द पर्सन। सिडेटिव अपन ऑब्वियसली, जब तुमने देखा है ना नींद की गोली में भी अपन इसको सिडेटिव, कुछ जगह पे देखा होगा तुमने, सिडेटिव एजेंट को यूज करते हैं, ऐसा बोलते हैं। हिप्नोटिक इज अ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस स्लीप रिजेंबलिंग नॉर्मल स्लीप। देखो, फर्क ज्यादा नहीं है, पर फिर भी फर्क है। देखो, हिप्नोटिक अगर कभी कहीं पे लिखा आ जाए, तो वो क्या कराएगी, स्लीप प्रोड्यूस करेगी, मतलब नींद, जो नॉर्मल नींद तरह की होती है ना, उस तरह से नींद प्रोड्यूस करेगी। सेडेटिव क्या करेगी, सेडेटिव अगर कम अमाउंट पे दोगे तो हल्का सा जो नशा वशा सा होता है वो उस तरह से एक्ट होगा। ज्यादा दे दोगे तो सेडेटिव क्या, रिड्यूस एक्साइटमेंट, काम्स द पर्सन, चिल एकदम पड़ा हुआ है। इस पे हो सकता है उस बंदे को काम होने के बाद वो सोए या नहीं सोए, ऐसा एकदम श्योरिटी नहीं है। पर हिप्नोटिक दिया है तो अपन को इतना पता है कि भाई स्लीप तो होनी तय है, ठीक है। अब क्या है स्लीप, तो द फेजेस ऑफ स्लीप इंक्लूड, ये सब तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एनआरईएम स्लीप, एंड रैपिड आई मूवमेंट होती है आरईएम। एनआरईएम में भी 5 स्टेप्स होते हैं, 0 1 2 3 4। नॉर्मली अबाउट 50% ऑफ स्लीप टाइम इज प्रेजेंट इन स्टेज 2, ठीक है, जो स्टेज 2 होती है एनआरईएम की। एन एनरेम, मैं एनरेम बोलूंगा, एनआरईएम की जगह एनरेम में जो स्टेज 2 होती है ना, अपन 50% स्लीप टाइम वही कंसीडर होता है। स्लो वेव स्लीप इंक्लूड स्टेज 3 एंड 4, स्लो वेव वाली, ये सब तुमने फीसों में पढ़ा, एक बार चाहो तो वहां पे उसे देख सकते हो। रेम स्लीप constitute about 30% of the sleep time and last for about 5 to 30 minutes in each साइकिल ऑफ स्लीप। मतलब क्या होता है कि देखो, अपन जब आंखें बंद करते हैं ना स्लीप के टाइम, तो 5 से 30 मिनट के बीच में, जो अपना 30% कंसिडर कर लो, अगर 10 घंटे सोते हो उसमें से 3 घंटे, तो 3 घंटे में अपना आरईएम स्लीप चलेगी, रैपिड आई मूवमेंट वाली। एंड रैपिड आई मूवमेंट पे ऐसे नाम ही बता रहा है, अपने आंखें जो है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे, मतलब एक पूरा सर्कल, कुछ जगह कुछ थ्योरी जैसे कहती है सर्कल, कुछ जगह कहते हैं ऐसे 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 होता रहता है। मैंने भी उतना थोड़ा सा, मेरे को भी कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्या, मेरे को ध्यान नहीं है एक्चुअली ना, जितना मेरे को ध्यान है कि एक सर्कल ऐसा जो होता है ना, एक सर्कल कंप्लीट होता है रेम पे।
तो वो 30% एंड बाकी का जितना है एनआरईएम 70%, 7 घंटे। उस 7 घंटे में से भी जो स्टेज 2 है 3.5 घंटे ले लेगी, 50% ऑफ द स्लीप टाइम स्टेज 2 में। बाकी का जो थोड़ा बहुत टाइम है वो स्टेज 3 एंड 4, उसमें स्लो वे स्लीप होती है, डीप स्लीप जिसे बोल सकते हैं शायद, डीप स्लीप आरएम होती है इसे। हाँ, तो इसमें कुछ दिया है टाइप ऑफ स्लीप, ये देखो। अपन पहले बात करते हैं टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट। स्लीप डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं एंड ट्रीटमेंट। लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया। इंसोम्निया जैसे ट्रांजिएंट इंसोम्निया, 3 दिन से नहीं सोया। एक शॉर्ट टर्म इंसोम्निया 3 दिन से 3 हफ्ते तक के। लॉन्ग टर्म इंसोम्निया 3 हफ्ते से ज्यादा। तो इसमें अपन ट्रीटमेंट सेडेटिव हिप्नोटिक्स, थोड़ा काम कर देंगे पर्सन को, हिप्नोटिक से नींद ये कराएंगे। हाइपरसोम्निया यानी नार्कोलेप्सी, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको मतलब बहुत ही ज्यादा नींद आती है। कुछ लोग मतलब जैसे तुमने उसमें भी सुना होगा स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा होता है ना, तो उस पे क्या होता है, ये नार्कोलेप्सी होती है, मतलब एकदम। ज्यादातर लड़कियों में भी ऐसा होता है कि भाई 14 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे मैक्स मैंने सुना है कि सोते रहते हैं। इसका एक्चुअली साइंटिफिक भी कहते हैं कि ठीक है, मेल से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा इन द सेंस ये है कि 1 घंटे 1.5 घंटे ज्यादा। 14 घंटे हाइपरसोमनिक कैटेगरी में आ गए। तो वहां पे एम्फेटामीन, मोडाफिनिल, एमिट्रिप्टाइलिन, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब ऑब्वियसली अब बहुत ही ज्यादा काम हो गया है पर्सन, तो अपन को उसे एक्साइट करना पड़ेगा कि भाई जाग, जीवन को इतना भी सोने पे व्यर्थ ना करें। ठीक है, हाइपरसोमनिया ये सारे। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मतलब क्या, ये वो वाली बात हो गई कि भाई किसी को ना सोते सोते सूसू आ गई, और बार बार का हो गया है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। सो रहे हैं भाई, भाई पता है इतने सपने में हैं, या भाई बहन जो भी हैं इतने सपने में हैं कि बस जो हो रहा है होने दो। तो ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेशन देते हैं उसमें। अरे मेरे को पता नहीं था कि ऐसे डिप्रेशन से मतलब इंसान मुक्त रहता है, पर ये भी होता है। माइक चलता है ना भाई, मेरे को देखते रहना पड़ेगा बीच बीच में। क्योंकि मैं पता चला साला मैं बोलते रहा हूँ और माइक बंद। तो इसमें कौन कौन सी अपन देखो भाई, ये है अपना एक्चुअल में जो पता होना चाहिए अपन को। ये जो क्लासिफिकेशन केडीटी के क्लासिफिकेशन तुम्हें रटे होने चाहिए, इसी का प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। 10 बार 20 बार तुम लिखोगे बहुत तेजी तेजी में रफ कॉपी में, तुमको याद हो जाएंगे, याद होंगे। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद भूलते जाओगे, वैसे मैं भूल चुका हूँ थोड़ा का लगभग बहुत सारी चीजें। सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स को किसमें, बेंजोडाइजेपीन्स, बारबिचुरेट, नॉन बेंजोडाइजेपीन और अदर सीएनएस डिप्रेसेंट। बेंजोडाइजेपीन में भी हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सेंट और बार, तो एंटी, नहीं पहले अपन इससे चालू करते हैं हिप्नोटिक से। बेंजोडाइजेपीन, बेंजोडाइजेपीन में ये जीपाम वाले जितने हैं ना, डायजेपैम, फ्लोराजेपैम, नाइट्रोजेपैम, एल्प्राजेपैम, टेमाजेपैम, ट्राइएजोलैम। ये ट्राइएजोलैम है बस एक इकलौता जो कि तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, मैं इसमें वो नहीं कर सकता हाईलाइट। तो ट्राइएजोलैम है जो कि तुमको कंफ्यूज कर सकता है बाई चांस। बाकी जिपैम वाले क्या है, अपने बेंजोडाइजेपीन। बेंजोडाइजेपीन में ज्यादातर जिपैम ही है, पर ये हिप्नोटिक। एंटी एंजाइटी में देखो जो कॉमन वाले हैं उनको तो मतलब तुम याद कर लो। एंटी एंजाइटी डायजेपैम हिप्नोसिस भी करा देगा, डायजेपैम एंटी एंजाइटी भी है, डायजेपैम एंटी कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, और कौन सा जो एक सिमिलर वाला है यहाँ पे तुमको ना, एक एल्प्राजोलैम। ये जो एल्प्राजोलैम है हिप्नोटिक भी है, एंटी एंजाइटी भी है। वहीं पे क्या नाम था इसका, इसको तो मैं लॉराजेपैम को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ता हूँ। मेरे को इस तरह से याद है यार, देखो तुमको वही बात है यार, ये इतनी सभ्य क्लास में से नहीं है, मैं कोई सभ्य टीचर नहीं हूँ। पर मैं तुम्हें एक ट्रिक ऐसा बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। मतलब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़कियां इमोशनल होती हैं, ठीक है। तो लड़कियां इमोशंस में इतना बह जाती हैं कि उन्हें एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी होती है उन्हें, एंटी एंजाइटी के लिए उनको तुम ये लोराज़ेपम का जिथाम हटा दो। मतलब ठीक है, हो बहुत कमेंट पे कोई ये नहीं कहेगा कि यार तुम मतलब खराब बातें कर रहे हो, ठीक है। तो लोराज़ेपम एंटी कन्वर्जेंट लोराज़ेपम, तो मतलब मेरे को ऐसे ही याद है यार, बस मेरे को इसी तरह से बहुत वेग स्टोरी है, पर ठीक है, शरीफ टीचर नहीं हूं मैं, सच्चा हूं पर शरीफ नहीं। तो एंटी एंजाइटी से लोराज़ेपम, एंजाइटी भग गई, एंटी एंजाइटी भग गई तो
कन्वर्जेंट में क्या होता है, कन्वर्जेंट में हिलता है ना एकदम से, तो एंटी कन्वर्जेंट होने लगा, मतलब है मेरी इसी तरह से स्टोरी है, मैंने इस तरह से याद रखा था, तो चल रहा है ना। हाँ। तो इस तरह से याद रखा था, एंटी एंजाइटी हो गई। ठीक है, फिर और क्या था अपना, ठीक है, ये हो गया। और अब अपन बाकी के जो, तो तुमको डायज़ेपम तो सब में चिपकाना है। बेंजोडाइजेपिन्स में डायज़ेपम तो तुम्हारी हर जगह यूज हो सकती है, हिप्नोसिस में भी, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सेंट। एंटी एंजाइटी की बात करते हैं, एंटी एंजाइटी में आता है अपना कौन सा, लोराज़ेपम, अल्प्राज़ोलैम, ये दो याद हो गए। ठीक है, हिप्नोटिक में एक कॉमन कौन सी थी, अल्प्राज़ोलैम। फिर आगे आते हैं, हाँ अल्प्राज़ोलैम भी, हाँ ये मैं ज़िपैम ज़िपैम बोलते जा रहा हूँ, पर अल्प्राज़ोलैम और ट्राइएज़ोलैम ये भी बेंजोडाइजेपिन के अंडर है। वैसे बेंजोडाइजेपिन में भी क्लोरडाइजर ऑक्साइड भी है, ऑक्साजिपैम भी है। फिर एंटी कन्वर्जेंट साइड में जाएंगे, तो क्लोनाजिपैम और क्लोबैज़म, क्लोबैज़म ये जो, ये कुछ कुछ जो ड्रग्स है ना, क्लोनाजिपैम, क्लोबैज़म, क्लोरडाइजेपोक्साइड, ऑक्साजिपैम, ये थोड़ा सा ना टफ क्वेश्चन बना सकती है बाय चांस, कि यार तुमको एमसीक्यूज में थोड़ा सा टफ, या ऑब्वियसली 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पैटर्न चलता है मेरे इधर, सॉरी मतलब मैंने जो पैटर्न दिया था, अभी शायद चेंज हो गया, एमपीएमएससी में चेंज हो गया। तो जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन है तुमको पता होना चाहिए, बार बार लिखोगे तो रट जाएगा। अब आते हैं अपन बारबिचुरेट्स में, बारबिचुरेट्स में अपन बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो सबसे पहले अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की बात करते हैं, तो उसमें कौन सा है, थायोपेंटोन और मीथोहेक्सेटोन। शॉर्ट एक्टिंग में अपन आएंगे तो ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। और लॉन्ग एक्टिंग में पीनोबार्बिटोन। पीनोबार्बिटोन तुमको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बार्बिट्रेट में पीनोबार्बिटोन सबसे पहले क्लिक करता है। पर ध्यान रखो लॉन्ग एक्टिंग अगर पूछे, अल्ट्रा शॉर्ट थायोपेंटोन या मीथोहेक्सेटोन, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, फिर भी ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स की तरह कंसीडर करते हैं, कि इसे, इस दवाई को लेने के बाद आपको नींद और बहुत कामनेस फील होगी। नॉन बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप में जोपिक्लॉन, एसजोपिक्लॉन, ये देखो जोपिक्लॉन था उसमें ई एस लगा दिया, दो ड्रग्स तुमको ये याद हो जाएंगे, जोल्पिडेम, जेलेप्लॉन, जोल्पिडेम, जेलेप्लॉन। मैं जितने बार भी बोल दूं तुम्हें लगेगा हाँ 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 सब एकदम ऐसे होते हैं ना, एकदम ऐसे वाह 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 सब याद हो रहा है, याद हो रहा है, वहां पे तुम भूल भी जाओगे, इसलिए तुमको बार 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 मैं एक ही चीज कहूंगा, लिख लिख के याद करो, तो हमेशा तुमको याद रहेगा। मैं सोचो 8 महीने बाद भी पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे को काफी सारी चीजें याद आ रही हैं। अदर सीएनएस डिप्रेसेंट्स, क्लोरल हाइड्रेट, ट्राइक्लोफॉस, ठीक है, पैराल्डिहाइड, मिथाक्लोन, मेप्रोबेनेट, प्रोमेथाजीन, क्लोरप्रोमेजीन, एमिट्रिप्टाइलिन अपन ने बात की थी, जैसे ऊपर एमिट्रिप्टाइलिन देते हैं, इसमें देना ना, ये एमिट्रिप्टाइलिन, हाइपरसोमनिया में, एक सेकंड, हाइपरसोमनिया क्यों दे रहे हो तुमको, तो उसको डिप्रेस क्यों करना है, एंटी अदर सीएनएस डिप्रेसेंट पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और मॉर्फिन, मॉर्फिन तो डिप्रेसेंट होता ही है, सीएनएस डिप्रेसेंट। तो ये जो अदर वाले हैं इसमें से तुमको एक प्रोमेथाजीन पता होना चाहिए, प्रोमेथाजीन काफी जगह पे यूज हो जाती है, क्लोरप्रोमेजीन ये पता होना चाहिए, और क्लोरप्रोमेजीन पता है, और क्लोरडाइजेपोक्साइड, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्लोरडाइजेपोक्साइड बेंजोडाइजेपिन है, और ये जो क्लोरप्रोमेजीन है ये बेंजोडाइजेपिन नहीं है, ठीक है, नहीं है भैया, क्लोरप्रोमेजीन बेंजोडाइजेपिन के अंडर पे नहीं आती, ये चीज ध्यान रखो, इसमें बहुत बार कंफ्यूज होता है। मेप्रोबेमेट तुमको याद है तो ठीक है, पैरेल्डिहाइड, पैक्लोफॉस, क्लोरल हाइड्रेट, ये सब तुम नाम लिख सकते हो, ऐसा मैं अभी मान के चल रहा हूँ। ठीक है, कहाँ थे अपन भी, बेंजोडाइजेपिन में ये सब कौन कौन सी दवाइयाँ, बारबिचरेट, अल्ट्रा, ये सब नॉन बेंजोडाइजेपिन, तो ये क्लासिफिकेशन वाला काम मैं बार बार कहता हूँ कि केटी से करो। ठीक है, अब बेंजोडाइजेपिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, इसके मैकेनिज्म एक्शन जितने भी है, वो सब ड्रग्स के तुमको मोटे मोटे याद होंगे, एक है, अरे यार एक और बार चालू करना पड़ेगा, 2 मिनट। हाँ, तो वापस आ गए ना अपन, वापस आ गए ना, हाँ। तो बेंजोडाइजेपिन्स, तो यहाँ पे देखो, ऑल बेंजोडाइजेपिन्स हैव अ बेंजीन रिंग फ्यूज टू 7 डायजेपिन रिंग, याद रहे नहीं रहे ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, बीजेड बेंजीन में, बेंजीन रिंग, बीजेड डी या बेंजोडाइजेपिन जैसा याद है।
ये 7 मेंबर याद तो मुश्किल है, इतने सारे कचरा वैसे तुमको भरना है भी दिमाग में। साइड ऑफ एक्शन तुमको बस मिड ब्रेन भी पता रख लोगे अभी यूजी लेवल पे तो काफी है। असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम। ठीक है, साइड ऑफ एक्शन पर फिर भी मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम। और सबसे पहली चीज तो बेंजोडाइजेपिन तो कोई पूछे तो ब्रेन में उसका मैकेनिज्म एक्शन होगा, तुम उसे घुटने वुटनों पे या पेट पे या तुम उसे हार्ट वार्ट की कोई दवाई मत बना देना सबसे पहले तो। मिड में और बाकी ब्रेन तो ठीक बात की बात है, ब्रेन में है, पहले बोल देना, नहीं तो वाइवा में तुम कुछ का कुछ ऊट पटांग बोल दो। मैकेनिज्म क्या है, फैसिलिटेट एक्शन ऑफ गाबा। गाबा क्या था भैया, अगर याद हो तो गाबा ग्लाइसिन और डोपामीन, ये क्या करता है, तुम्हें इनहिबिट करता है, इनहिबिट कर रहा है तो पोटेंशियल इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ गाबा। और इनहिबिट करेगा तभी तो तुम काम हो जाओगे, तब तुमको आराम से चैन की नींद आएगी। नींद में होता क्या है यार, तुम एकदम रिलैक्स हो जाते हो, मतलब पूरा इनहिबिट कर देते हो। पेपर है आज कुछ हो भाई, सोना है तो सोना है, वो है ना, इनहिबिशन कर दिया तुमने सब चीज का। तो बेंजोडाइजेपिन्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन गाबा ए रिसेप्टर, ये ध्यान रखना ना, गाबा ए रिसेप्टर। गाबा बाइंडिंग साइट पे नहीं जाता, ये स्पेसिफिक साइट होती है गाबा, जो गाबा का रिसेप्टर होता है। तो उसमें हो सकता है सब साइड्स हो, ए हो, बी हो, सी हो। गाबा अगर बी में आके जुड़ता है तो भाई साहब कहाँ गए, बेंजोडाइजेपिन गाबा ए में। ठीक है, तो वही लिखा है, डिफरेंट फ्रॉम गाबा बाइंडिंग साइट, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स। क्लोराइड चैनल्स, ये ध्यान रखना, क्लोराइड चैनल्स। क्यों, क्योंकि भैया अपन ने ध्यान, अगर तुमको थोड़ा सा भी, मैंने 10 मिनट का एक ज्ञान दिया था तुमको कि भाई पोटेशियम और क्लोराइड आयंस, ठीक है, इनकी जब क्या बोलते हैं, इन्हीं के चक्कर में, इन्हीं का जो हेर फेर है, उससे तुमको इनहिबिशन पैदा होता है। या पोटेशियम तो फिर भी सेम है, पोटेशियम तो दोनों जगह पे, सोडियम जहाँ गया वहाँ एक्साइटेशन, क्लोरीन जहाँ आ गया वहाँ इनहिबिशन। ये कंसेप्ट तुमको पता है ना, तो तुम खुद से भी लिख सकते हो। ऐसा एक बार हुआ है, मैं खुद एक छोटे से बता रहा हूँ कि यार एक मतलब पेपर में ना मेरे को बन बन क्या, मतलब मैं सोया नहीं था ढंग से, तो मेरे को ना आती आती चीजें भी मेरे को लग रहा है कि साला पढ़ा है, मेरे को आ नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ पीयू था, हाँ पीयू था, और हाँ पीयू या सेकंड सेशन में कोई एक पेपर था, उसमें से ना मेरे सीनियर्स बोल रहे थे कि यार छोड़ देना पेपर, अभी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ो, ऐसा ऐसा। और वो मैम जो चेक कर रही थी, बीच उसमें चेक कर रही थी, थोड़े बहुत ऐसी कॉपीज पलटा रही थी। तो बीच एग्जाम हॉल में होती है, तुम कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो कम से कम। तो मैं ऐसा किया, हाँ कुछ तो लिखना ही पड़ेगा यार, नहीं तो बस कट जाएगा बहुत बुरा अपना। तो कुछ तो लिखो के चक्कर में ना मैं बस बनाने बैठ गया कि यार ये ड्रग, इसके बारे में को ये पता है, क्लोरीन व्लोरीन थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया था। उससे भी मैंने जब आके देखा, मैंने काफी हद तक सही लिखा है। तो ये जो कला है ना, ये इसलिए कि बेसिक एक बार मास्टर कर लेना थोड़े से। मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन, सीएनएस डिप्रेशन, ठीक है, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन, आईपीएसटी इनहिबिटरी पोटेंशियल, पोस्ट सिनेप्टिक, कौन सा पोटेंशियल था, आईपीएसटी सही तो बोल रहा हूँ। फिर सीएनएस डिप्रेशन होने लग गया। तो बेंजोडाइजेपिन्स हैव नो गाबा माइमेटिक एक्शन। ये गाबा माइमेटिक मतलब गाबा का ना, गाबा का जो रिसेप्टर है ना, उस पे छेड़छाड़ करते हैं। गाबा को, ऐसा नहीं है कि गाबा लेकर आ गए, ये गाबा का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिए। ठीक है, ये गाबा के साइट में जाते हैं। और मतलब समझो कि तुमको लंच खाना है, या तुमने एक पार्सल लिया, तुमने ऑर्डर किया खाना, और वो नीचे आके खड़ा हुआ है हॉस्टल पे, तो तुम नहीं गए, तुम गाबा हो, तुम नहीं गए, तुमने, ठीक है, तुम नहीं गए, तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा एक दोस्त आता है, वो चला गया, और वो जो दोस्त है वो है बेंजोडाइजेपिन, तो उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है नीचे जाके खाने, ऑर्डर लेने में, कैश देने में, जो भी। ठीक है, चल रहा है भाई, हाँ चल रहा है। ये मेरे को यार बीच बीच में देखना पड़ेगा, क्योंकि माइक, एक्चुअली मैं दूसरा चैनल चलाता हूँ यार, मतलब अभी तो उतना भी नहीं चल रहा, पर ठीक है। एक्चुअली मैं जिसमें ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसमें ज्यादा टाइम से फोकस कर रहा हूँ, जो मेरे को पहले से करना था, टीचिंग वाला, तो ऑब्वियसली बता रहा हूँ मैं, शौक मतलब शौकीन हूँ मैं, मतलब शौक शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ टीचिंग तो तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरेप्यूटिक यूजेस, तो ये अपन देखते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल चैनल है ना, वो उसके बारे में बताऊंगा लास्ट में, अगर तुम मेरे साथ टिके रहे तो 1 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे के आसपास अपन पढ़ेंगे।
10:55 हो चुके हैं, 11:30 पे तो मैं सो जाऊंगा। हाँ, सेडेशन एंड हिप्नोसिस। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है भाई? सेडेशन, अपन सेडेटिव हिप्नोटिक पढ़ रहे हैं तो क्या सबसे पहली चीज क्या होगी? सेडेशन हिप्नोसिस होगा। डिक्रीज टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल asleep, स्लीप लेटेंसी को घटा देंगे। द टोटल स्लीप इज स्लीप टाइम। ऑब्वियसली भाई नींद की गोली लोगे जब जम के नींद आएगी। शॉर्टन ऑल स्टेजेस NREM स्लीप एक्सेप्ट स्टेज 2 व्हिच इज प्रोलॉन्ग। अपन ने देखे थे कि स्टेज 2 ही होती है जो कि बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग होती है। कितनी, मान लो जैसे 10 घंटे में से तुम 10 घंटे में से 30% तो कौन ले गया? 3 घंटे अपना आरईएम। बाकी के 7 घंटे बचे। 7 घंटे में भी अपना जो एनआरईएम है उसमें भी स्टेज 2 जो है 50%, यानी कि 7 में से भी 3.5 घंटे अपना एनआरईएम स्लीप ले जा रही थी। तो ये उसे और प्रोलॉन्ग कर देता है एंड बाकी को शॉर्ट कर देता है। Now duration of REM sleep is usually decreased. REM भी इससे डिक्रीज होती है। Reduce night weakness, produce refreshing sleep. बट ऐसा मेरा थोड़ा सा ऐसा पढ़ रहा था ना, जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ना शक होता है कि भाई तुम्हारी अगर REM स्लीप उतनी डिक्रीज है, थोड़ी सी डिक्रीज होगी, तुम कैसे बोल सकते रिफ्रेशिंग स्लीप होगी? मतलब रिफ्रेशिंग के लिए मतलब आंखें तुम्हारी नहीं गड़नी चाहिए ना। और तुम पता चला आंखें खोली, तुमको नींद अच्छी गहरी से आई थी, पर आंखें जब भी तुम मान लो 8 घंटे के बाद तुम्हारी आंखें गड़ती हैं, तुम 7 घंटे 6 घंटे में तुम्हारी आंखें गड़ने लगी, तो ये मेरे को ना थोड़ा सा इस पे हमेशा एक क्वेश्चन रहा है। सोचना, क्या पता तुम बता दो मे बी कमेंट सेक्शन पे। एट प्रेजेंट बेंजोडाइजोपिन्स आर प्रेफर्ड टू बार्बिचुरेट्स। ठीक है, ये तो तुम बेंजोडाइजोपिन्स ना लगभग हर जगह प्रेफर करते हैं बार्बिचुरेट्स से। क्यों? बार्बिचुरेट्स के कुछ दिक्कतें हैं इसीलिए। शॉर्ट टर्म इंसोम्निया बिकॉज दे हैव अ वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। इसीलिए भाई देखा, बेंजोडाइजोपिन्स में क्या है, अच्छी डल्स में थोड़ी सी वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स तुमको पता होगा, जितना मेरे को याद है कि भाई एक इंडेक्स होता है जिसका, जो कि अगर ऊपर गया तो डायरेक्टली ये हो सकती है, मतलब केस आपका बिगड़ सकता है। नीचे आया तो इफेक्टिव शो नहीं होगा। इसका वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स काफी अच्छा है। दे कॉज नियर नॉर्मल स्लीप, बेंजोडाइजोपिन्स लेस रिबाउंड फिनोमेना ऑन विड्रॉल। इसलिए सबसे मेन चीज तो यही है कि बारबिचुरेट को अपन, ना भाई, बारबिचुरेट को अपन प्रेफर नहीं करते, क्योंकि भैया ये विड्रॉल सिम्टम क्रिएट करा देता है कुछ टाइम बाद, फिनोबार्बिटोन एंड जो भी बाकी अपन ने देखे थे। तो विड्रॉल्स नहीं होने चाहिए। अपन चाहते हैं कि भाई इंसान सोए अच्छे से, नशेड़ी ना बन जाए कि गोली नहीं मिली तो पागल हो जाए। इसलिए बेंजोडाइजेपिन से ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। दे प्रोड्यूस मिनिमल हैंगओवर इफेक्ट्स, हेडेक एंड रेसिडुअल ड्राउजीनेस ऑन वेकिंग। ये चीज देखा है, तुम मानो या मत मानो, ये चीज तो होगी होगी। कितना ही लिख लो रिफ्रेशिंग स्लीप एंड ऑल दैट, थोड़ा हैंगओवर से तो रहेगा। तुमने अगर कभी सिट्राजिन या लिवोसिट्राजिन खाई है सर्दियों में, जब सर्दी हो जाती है तुमको, अ, उसमें ज्यादातर मॉन्टेल्यूकास या लिवोसिट्राजिन ऐसा देते हैं कफ वफ के लिए भी। उसमें बहुत तेज नींद आती है, उसमें रहता है हैंगओवर इफेक्ट। भले ही थियोरेटिकली कम है उसका, ड्राउजीनेस मतलब जो उसका इफेक्ट है ना वो कम होता है। मैं तो भूल गया कौन सा क्लासिफिकेशन में आ रहा था वो, आई थिंक सेकंड जनरेशन या किस में था, पर वो कम होता है। तो जो सोचो कि उस क्लास की जो ड्रग्स है जो कि एक्चुअली में ऐसा नींद प्रोड्यूस कराती है, ड्राउजीनेस कराती हैं, वो कितनी पोटेंट होंगी। They cause minimal respiratory depression. They are less likely to cause tolerance and dependence and use for short period. ठीक है, benzodiazepine के फायदे हैं, they no enzyme inducing property, hence drug interaction are less. They have a specific benzodiazepine receptor antagonist, flumesomil। देखो, इसलिए एक और चीज बेंजोडाइजेपिन की, भाई देखो बेंजोडाइजेपिन को ना तुम काट, मतलब कोई कुछ लोग होते हैं जो कि मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैंने जैसे देखा है या पता है मेरे को, एक ने बेंजोडाइजेपिन की अच्छी खासी गोली खा ली, ठीक है, बहुत ही सारे ओवरडोज कर लिया, और मतलब ऑब्वियस रीजन सुसाइडल अटेम्प्ट है जैसा भी। तो बेंजोडाइजेपिन का एक फायदा है कि भाई इसका ना एक एंटागोनिस्ट है अपने पास, वो है फ्लोमासिन। बारबिटुरेट खा लेते तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और लॉन्ग, यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म, ये सब अपन ने शॉर्ट पीरियड टाइम पे, यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म ऑफ बेंजोडाइजेपिन फॉर इंसोम्निया इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड हैंगओवर, आइडियल फॉर ओकेजनल यूज बाय एयर ट्रैवलर, शिप वर्कर एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म पे यूज कर सकते हो बेंजोडाइजेपिन को। अपन ने जितने भी ये चीजें पढ़ी हैं, वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स तो है, चलो मान लिया, पर बाकी जितनी चीजें है ना बेंजोडाइजेपिन को प्रेफर इसलिए करते हैं। बारबिटुरेट तो भाई ऐसा समझो तुम, ये मतलब थोड़ा सा वो वाली बात है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं दारू पीता हूँ। और जी मैं महोदय, मैं दारू ओकेजनली कभी कभी पीता हूँ शॉर्ट टाइम के लिए।
ठीक है, ओके, ठीक है, क्योंकि ठीक है, दारू तो मतलब तुमने पिया, लिवर लिवर ठीक ठीक करके तुम आगे पढ़ोगे कि लिवर फिर भी रीजनरेट हो जाएगा, साफ कर देगा। थोड़े से तुम हेल्दी हो, मतलब हो सकते हो तुम। सिगरेट कैसे तुम पहला कस लोगे तो भी तुम बर्बाद होगे, इसे मत फूका करो, कोई मतलब नहीं है। क्या पता कोई फूकते हुए पढ़ रहा हो, टूटिया है वो। पर वही बात है, कौन रोके। तो जो अपना ये जो क्या बोला था, जैसे ये एग्जाम्पल जो था ना, उसी में अब कोई जैसे क्रॉनिकली दारू पिएगा, मतलब हर रोज या लॉन्ग टर्म तक के दारू पिएगा ऑब्वियसली, तो उसको भी दिक्कत आएगी ही आएगी। तो उसी तरह से बेंजोडाइजेपिन का शॉर्ट टर्म पे तो अच्छी दवाई है, लॉन्ग टर्म पे फिर भी अपन इसको इतना यूज नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। Anticonvulsant diazepam, lorazepam, clonazepam, clobazam have anticonvulsant effect. IV diazepam, lorazepam used to control life-threatening seizure, status epilepticus, tetanus, drug-induced convulsion. तो ये भाई ये जो लाइन मैंने लिखी है, आईवी डायजेपाम लोराजेपाम कहाँ पे यूज करते हैं अपन, सबसे मेन तो सीजर्स में। सीजर्स अपन आगे पढ़ेंगे। एपिलेप्टिकस जो होता है ना, स्टेटस एपिलेप्टिकस, उसमें मतलब क्या हो जाता है कि बहुत ही आपको ऐसे झटके से आते हैं, बहुत तेज। वो तुमने देखा होगा, मिर्गी पड़ गई, मिर्गी पड़ गई, ऐसे हिलने लगता है। यहाँ से हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है। टिटनेस में भी काफी देखने को मिलता है ये। फेब्राइल कन्वर्जन जो होते हैं कि भाई बहुत तेज फीवर है तो उसके बाद ऐसे एकदम राइगर होता है, राइगर के बाद ऐसे एकदम झंझनाने लग गया। क्लोनाजेपाम इज ट्रीटमेंट यूज ऑफ एब्सेंट सीजर। क्लोनाजेपाम को कहाँ यूज कर रहे हैं अपन, एब्सेंट सीजर्स में। क्लोनाजेपाम एब्सेंट सीजर, ठीक है। इसमें से तुम अगर बुक खोल के पढ़ रहे हो, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, तो एक चीज हमेशा कि यार तुम बुक सामने रखो एंड उस पे ना ये चीज एनोटेशन तो जरूर करना, आईवी डायजेपाम लोराजेपाम, status epilepticus, tetanus, drug-induced convulsion, clonazepam, absence seizure। तुम अगर मतलब बाय चांस लास्ट में तुम सिर्फ ये एक दो चार शब्द जो दो अंडरलाइन की चीजें ना, ये वाली नहीं जो मैं कर रहा हूँ, जो तुम कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ वो कर लोगे ना, तो भी तुमको सब चीज याद आ जाएंगी। Diagnostic endoscopies and minor pre-operative procedures when IV benzodiazepines are used for sedative, amnesic, analgesic and muscle relaxing property। ठीक है, तो इसको तुम मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज कर सकते हो। प्री एनेस्थेटिक मेडिकल एंड जनरल एनेस्थीसिया। प्री एनेस्थेटिक कंडीशन मतलब प्री एनेस्थीसिया मैंने पढ़ाया था क्या, मेरे को भी याद नहीं है। एनेस्थीसिया इसमें पढ़ाया है क्या, आगे है शायद एनेस्थीसिया। मतलब ये होता है कि देखो, प्री एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है जैसे कि तुम सर्जरी के लिए जा रहे हो, तो तुमको एक वैरायटी ऑफ द चीजें होंगी तुम्हारे दिमाग में। जैसे तुम्हारा पेट खराब हो सकता है, तुमको एक हल्का सा स्ट्रेस होता है। मान लीजिए सबसे पहली चीज क्या होगी, स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा तो उसके लिए अपन ने बेंजोडाइजेपिन दिया काम करने के लिए। हाँ, फिर तुमको एक हो सकता है कि बस स्ट्रेस के कारण तुमको गैस्ट्राइटिस, मतलब थोड़ा सा पेट खराब हो रहा है, पेट दुख सकता है, एसिडिटी हो सकती है, तो उसके लिए तुम एक एक ड्रग क्या दे देते हो, अपना पेंटाप्रोजोल, ठीक है, या रेनिटेडिन। फिर एक जैसे तुमको ऑब्वियसली भाई डर कुछ वो ना हो जाए, कोई रिएक्शन ना हो, तो इसलिए भी शायद एवी लेवल के इंजेक्शन लगा देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक कुछ। तो ऐसे ना छह तरह की ड्रग्स होती है, अपन आगे पढ़ेंगे, या मैंने पढ़ा दिया हो तो देख लेना, कहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। 8 महीने हो गए यार, मेरे को एग्जैक्ट सिर्फ ध्यान नहीं है। प्री एनेस्थेटिक कंडीशन पे अपन इसको यूज करते हैं। प्री एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया सर्जरी चालू करने से पहले ये सारी चीजें अपन दे देते हैं कि भाई उसको सारी, मतलब उसके जितना भी सर्जरी के दौरान है, सर्जरी से पहले जो भी उसकी चीजें हैं वो सब कंट्रोल में है। अपन नहीं चाहेंगे कि यार पेशेंट, पता चला उसका एंडोस्कोपी करने वाले थे, अब भाई उसको इतना डर लगा कि बहुत ही एसिड वैसिड बन गया है, या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हाँ, फिर कहाँ तक आए अपन, तो क्या है, देखो 11 बजने लगे मेरे को। नींद हल्की हल्की मेरे को आने लगती है यार। कितने हुए, 39 तो हुई है, 20 मिनट और। अरे देखा जाए तो कम पड़ा है यार अभी तो, स्लो हो गई स्पीड। बाद में सीजर अभी नहीं पढ़ेंगे, सीजर कल से देखेंगे, सीजर ये सब। सीजर से पहले वाली चीजें देखते हैं अपन। माइक चल रहा है ना भाई, इसको मैं तो चार्ज पे ही लगाऊंगा फिर। हाँ, दीज ड्रग्स आर यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। एंटी एंजाइटी, एंसियोलाइटिक, मतलब ऑब्वियसली भाई एंजाइटी, मैंने बताया था ना एंजाइटी कैसे घटेगी। क्या दे दोगे उसको तुम, अपना ये बेंजोडाइजेपिन में, तो ये तुम इसको ये तो दे ही दोगे एंटी एंजाइटी में। एंड डायजेपाम तो तुम हर जगह चेक कर सकते हो, ऑक्सीजेपाम, अल्प्रोपिनाम, ये सब क्लासिफिकेशन से ही तुमको ये देखा। क्रिटिकल क्लासिफिकेशन की ना खास बात ये भी कि उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से एक एक शब्द में उसने बता दिया है, कि बस तुमको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या
एक टर्म का मतलब क्या है पहली चीज, और दूसरा इसे कहाँ पे यूज करना रहेगा। बाकी तुम थोड़ा सा फार्मा, थोड़ी सी जनरल नॉलेज या थोड़ा सा कॉमन सेंस पे ज्यादा एक्ट करती है। वैसे सारी मेडिकल साइड नहीं, पैथो नहीं करती, कभी कभी पैथो थोड़ी ऊटपटांग हो सकती है। The anxiolytic effect is due to their action on limbic system, tolerance to anti-anxiety action to benzodiazepine to no only prolong, ठीक है, prolong यूज पे एंटी एक्शन का टॉलरेंस डेवलप होगा कि भाई पहले एक गोली से तुम्हारा एंजाइटी भग रही थी, एक एक लोराज़ेपम से तुम्हारी एंजाइटी भग जाती थी, पर अब ले लोराज़ेपम तुमने लिया 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 लिया, अब तुमको अब एक नहीं चाहिए तुम्हें, दो चाहिए। ठीक है, तो कोई भी बुरा नहीं लेकर जाएगा, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट तो सेंट्रली एक्टिंग, यार मसल रिलैक्सेंट ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि भाई जब पूरे दिमाग को काम कर रहा है तो भाई मसल्स को भी रिलैक्स कर ही देगा, तो ये वही क्या है कि इनहिबिटिंग क्या कर रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक रिफ्लेक्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये ध्यान रख लो। रिलैक्सेंट इफेक्ट इज यूजफुल इन स्पाइनल इंजरीज, टिटनेस, सेरेब्रल पाल्सी, कौन सी कंडीशन में यूज कर सकते हो उसमें देख लो। और टू रिड्यूस पैसन ड्यू टू जॉइंट इंजरी, गला भी बैठ गया। टू ट्रीट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में भी क्या होता है, अल्कोहल जब छीनते हैं ना इंसान की, तो होता है ना भाई, इंसान थोड़ा सा ऐसे उदास होने लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अल्कोहल पी के बड़ा खुश था, थोड़ा एंजाइटी और डर लग रहा है, या क्या बोल सकते हो, अच्छा फील नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, सब पूरा एक बहुत सारी चीज होती है विड्रॉल सिम्टम्स अल्कोहल की, आगे भी देखेंगे अपन अल्कोहल में। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन सच एज क्लोरोडिazepam ऑक्साइड एंड डायazepam, कॉन्शियस सेडेशन उसमें भी यूज करते हैं। तो यार ये देखो, ये जो है ना, ए सी डायazepam, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। ए से क्या है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम पे यूज कर रहे हैं, सी से कॉन्शियसनेस सेडेशन, डी से डायग्नोस्टिक माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर, अभी प्री एनेस्थेटिक नहीं, प्री एनेस्थेटिक अलग है, डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में अपन इसको यूज कर लेंगे। आई से इंसोम्निया में कर रहे हैं, एंटी कन्वर्जेंट। फिर जेडी को भाई ने खा गया, ठीक है। बाकी जेडी, हाँ जेडी से मैं तुमको एक चीज बोल ही रहा था, जीपाम में जेडी, बाकी जोलाम भी है इसमें, अल्प्राजोलम, ट्राइजोलम, बट जीपैम वाले बहुत सारे हैं इसमें, तो ये ध्यान रखने का, जेडी चालू होता है ऐसा। फिर पी से प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ए से एंजियोलाइटिक, और एम से मसल रिलैक्सेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स ओरली, आईवी, ओकेजनली रेक्टल रूट से भी कभी कभार दे सकते हो भाई। डायज़ेपम इन चिल्ड्रन, हाँ ये चीज ध्यान रख लेना कि डायज़ेपम चिल्ड्रन रेक्टल रूट से दी जा सकती है। बाकी कुछ याद न रहे ना रहे, ये तुमको पता होना चाहिए। रेट ऑफ एब्डोमिनल इज वेरिएबल, देखो मुंह से खाओगे अलग है, एब्जॉर्प्शन एराटिक फॉर्म इंट्रामस्कुलर साइट ऑफ इट, यू दे हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये बायन्जोडाइजेपिन्स की बात हो रही है, ठीक है। अभी बारबिटोन्स के अपन बात ही नहीं किए हैं, बारबिटोरेट्स आगे आने वाले हैं। अभी जो है बारबिटोरेट्स कर लेंगे अपन, लेक्चर खत्म, तुम भी सो मैं भी सो, ये छोटे छोटे ऐसे ही देख लेंगे। फिर जी अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, जी को अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एंड यार माइक की आवाज हो सकता है तुम ईयरफोन लगाने वालों को चुभे शायद, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ अपने मेन चैनल, तो एक्चुअल उस चैनल मेरे को फोकस करना है पूरे टाइम, तो वो उस पर तो मेरे को बहुत एडिटिंग लगती है इसको साउंड को ठीक करने में, ये तो मैं बहुत रॉ, मैं उसको बस बहुत मिनिमल एडिटिंग में कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा सा कुछ चीजें शायद कट वट करूंगा तो करूंगा, एक थंबनेल लगा के मैं डाल दूंगा, मैं बहुत रॉ, इस टीचिंग वाले को तो मैं बहुत रॉ रखता हूँ। Duration action occasionally or rapid distribution, redistribution, hence of your physical handover effect, nation half times, ये वही बोल रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन ऑन ऑक्सीजन यूज बिकॉज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, पूरी बॉडी में फैल सकता है, तो क्या होता है कि शॉर्ट छोटा सा डोज लोगे, या कभी एकदम मतलब शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर रहे हो, या तुमको प्रेस्क्राइब है, यूज नहीं कर रहे, नशे के नाइनटीज, तो शॉर्ट टाइम पे तुमको मिल रही है ड्रग, तो ऑब्वियसली ये तुमको टॉलरेंस क्यों नहीं डेवलप कराती, क्योंकि हर जगह फैल गई और बहुत कम अमाउंट में। तो डाइल्यूशन जैसे होता है ना कि भाई जैसे तुम ऐसा समझो ना यार, मिर्ची है, ठीक है, मिर्ची, तुम मिर्ची का घोल है, मिर्ची की चटनी है, ऐसा समझो। मिर्ची की चटनी है, तुम उसको अगर एकदम प्योर मिर्ची की थी, उसको अगर पीसा और तुमने चटनी खा, बहुत तीखी लगेगी। वहीं पे मिर्ची की चटनी में तुमने थोड़ा पानी वानी ज्यादा मिला दिया, तीखी हो गई बार वो चटनी, तो इसी तरह से बात चल रही है यहाँ पे, साधु है ना। हाँ।
benzodiazepines metabolize in liver, some undergo enterohepatic recycling, some of them produce, ये सब वही बात है जो गोल घुमा फिरा के अपन आ जाते हैं जनरल फार्मा में। ऑक्सीसिपैम इज नॉट सिग्निफिकेंटली मेटाबोलाइज इन लिवर। एक चीज यहाँ ध्यान रखने की, मेटाबोलाइट यूरिन से निकलेगा, बेंजोडाइजेपिन क्रॉस करते प्लेसेंटल बैरियर। मेन मेन कौन कौन सी चीजें हैं जो कि तुमको रटनी रटनी चाहिए बेंजोडाइजेपिन के बारे में, कि भैया फार्माकोकाइनेटिक्स में खासकर, कि भैया प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है ये। तो क्या बच्चों में देना तो सही है, देते हैं, पर अभी ठीक है, बेंजोडाइजेपिन शॉर्ट टाइम के लिए सेफ है तो इसलिए अपन दे भी देते हैं। एक मिनट, 45 मिनट तो यार वैसे भी हो चुके हैं ना, 15 मिनट 20 मिनट और। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या है? बेंजोडाइजेपिन हैज अ वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दे आर जनरली वेल टॉलरेटेड। कॉमन साइड इफेक्ट, कॉमन कौन सी डाउजीनेस, कंफ्यूजन, ब्लड विजन, एमनीसिया, डिसोरिएंटेशन, टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस, विड्रॉल आफ्टर क्रॉनिक यूज, कॉज सिम्टम्स लाइक ट्रेमर। ये देखो, अगर क्रॉनिक यूज के बाद तुम करोगे, क्रॉनिक यूज के बाद अगर तुम विड्रॉल करते हो तो ट्रेमर, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बेंजोडाइजेपिन यूज ड्यूरिंग लेबर में कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटोनिया, न्यूबॉर्न, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे एक अच्छा क्वेश्चन जो कि बनता है, तो या कौन सी ड्रग दोगे अगर तुम जिस लेबर के दौरान, जिससे कि हो सकता है देयर पॉसिबिलिटी कि उसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम हो जाए, फ्लॉपी बेबी, हाइपोटोनियन न्यूबॉर्न, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया मतलब क्या हो गया, मसल की कोई टोन नहीं बची, जैसे टोन होती है ना एक, जैसे एक मसल है तो ये अभी फुल रिलैक्स भी रहती है ना, अपने देखना कभी तुम हाथ किसी को भी ऐसा ऑब्जर्व करोगे, वो उसके हाथ में ऐसे एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं रहते। मेरे को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ऐसे हाथ में एकदम एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं रहते, हल्की सी टोन मेंटेन रहती है, हल्की सी, मतलब वो हल्का सा ना कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेट रहती है हल्की सी, एकदम ऐसा नहीं बिल्कुल ढीला छोड़ देगा। हाइपोटोनिया में क्या एकदम ऐसा पड़ा हुआ है एकदम ऐसे, पूरे हाथ वाथ, या जैसे भी ये हाथ है, जैसे मैं हाथ भी रख रहा हूँ तो जैसे अभी देखो मेरी उंगलियों को देखो अगर दिख रहे हो तो, अभी हल्का सा ना एक आर्क जैसे एक हल्का सा कर्व है। ठीक है, हाइपोटोनिया में क्या हो गया कि भाई एकदम ये पूरा सारी मसल्स हैं, ये ऐसे एकदम कॉन्ट्रैक्शन जो है छोटी मसल्स में भी, वो भी पूरा लूज हो चुका है। इन सम पेशेंट दीस ड्रग्स में प्रोड्यूस पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, कन्वर्जन एंजाइटी। कुछ कुछ जगहों पे भाई पता चला एंजाइटी हटाने के लिए ये रख दी थी, इसी से और एंजाइटी बढ़ गई। लोरासिटाम दिए थे हटाने के लिए एंजाइटी, उसी से एंजाइटी आने लगी। इनवर्स एगोनिस्ट, तो ये बीटा कार्बोलिन के बारे में कुछ बात कर रहा है, तो यार नहीं भी रहती है। फिर बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट, ये चीज तुमको पता होनी चाहिए, खासकर फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल के बारे में अच्छे खासा एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तुमको। ये ना जब इंटर्नशिप भी करोगे ना, और कैजुअलिटी में या कहीं भी ऐसे केसेस आते रहते हैं, बहुत कॉमन हो जाता है कि यार दवाई खाई सुसाइड करने के लिए, तो कौन सी दवाई का पत्ता लिया है घर वाले, तो तुमने देखा है सीपैम वीपैम कुछ लिखा है तो तुमको समझना है कि बेंजोडाइजेपिन है, तो फ्लूमासेनिल तो तुम देते ही देते हो। कितने डोज पे वो ठीक है, बाद में तुमको समझ में आ जाएगा, याद भी रहेगा। अभी फ्लूमासेनिल ये ध्यान देना चाहिए, कॉम्पिटिटिवली रिवर्स एंटागोनिस्ट है क्या, कॉम्पिटिटिवली कि भाई बोथ बेंजोडाइजेपिन एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट को ये वो करता है, क्या बोल रहा हूँ, एंटागोनिस्ट है ना, तो उसको स्टॉप करेगा, उसके साइट में जाके बैठ जाएगा, और उसका काम मतलब क्या बोलते हैं, जो उसकी रिसेप्टर साइट्स हैं वहां पे जाके बैठ गया, रिसेप्टर साइट में जाके बैठ गया भाई, तो क्या होगा, रिसेप्टर साइट में बैठता है तो अब जो अपना एंजाइम था, जो अपने हाँ एंजाइम था, एंजाइम बोल रहा हूँ, एंजाइम क्यों बोल रहा हूँ, जो अपना कंपाउंड है, या अपना जो हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जब आता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर साइट में बाइंड होना चाहता है, पर उससे पहले ही वहीं पे कोई कुर्सी लगा के बैठ गया, तो आगे की चीजें नहीं हो पाती। थोड़ा थोड़ा मेरे को भी याद आने लगा है, फिर भी टाइम तो हो गया है काफी टाइम, फार्मा पीछे पलटे हुए। फ्लूमाजेनिल इज नॉट यूज्ड ओरली बिकॉज ऑफ इट्स हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसलिए फ्लूमाजेनिल को ओरली नहीं देते, हम ज्यादातर से आईवी रूट के थ्रू देते हैं। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोडाइजेपिन ओवरडोसेज एंड रिवर्स द सेडेटिव इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन ड्यूरिंग जीए। जब हम जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं, उस पे भी अपन सेडेटिव इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। एट ऑल्सो तो ये सब तुम एक बार चाहो तो ऐसे ही बीट कर सकते हो। प्रोटोटाइप ड्रग में यार मेन तो ये तुमको ध्यान देना चाहिए डायजेपम के बारे में सब कुछ,
सब कुछ तो नहीं, लेकिन डायजेपाम तो हाँ सब कुछ याद रहना चाहिए। है क्या क्या चीज, प्रोटोटाइप ड्रग है सबसे मेन चीज, तो हर जगह एंटी कन्वर्जेंट भी है ये, एंटी एंजाइटी भी है, एंटी वो अगर हिप्नोटिक। डायजेपाम तो काफी जाने मतलब काफी ऑरा वाली दवाई है। फॉर्मुलेशन ओरल, आईवी, आईएम, रेक्टल। रेक्टल किसमें, बच्चों में दे सकते हैं, 5 से 10 mg देते हैं मोस्टली, एंड काफी सेफ ड्रग कहलाती है शॉर्ट टर्म के लिए। Rapidly absorbed from GI tract, active mode, produces active metabolites, no residual effects on occasional use due to redistribution. It is used to control conversion but not for long term therapy, blah blah blah। तो ये तुम एक बार पढ़ सकते हो, बाकी सबका तुम्हारे ऊपर है। लोराज़ेपैम में भी कुछ मेन पॉइंट अगर मैं कहूँ तो लोराज़ेपैम भी सच इसका डोज थोड़ा सा वो हो सकता है क्या, जैसे इसमें 1 से 5 से 10 mg दे रहे थे, लोराज़ेपैम तुम 0.5 to 2 mg दे रहे हो। एंड ओरल आईएम आईवी तो सिर्फ एक रेक्टल वाली क्या, डायज़ेपैम। पैरासिटामोल भी देते हैं रेक्टली, और भी कुछ एक दो ड्रग और हैं, आई थिंक जीआईटी में एक ड्रग है, मेरे को थोड़ा सा नाम तो मैं भूल गया हूँ। वहां पे कोई एक ड्रग है जिसको अपन रेक्टली, तो ऐसे 4 से 5 ड्रग जो होती है ना, जो कि रेक्टल रूट से दी जा सकती है, इसको तुमको रट के रखना है, क्योंकि ये तुमको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 2 नंबर वाले में। Anticonvulsant effect lasts longer than the diazepam because it is less lipid soluble and it is slow। तो इसको टाइम लास्ट लॉन्गर होती है, लास्ट लॉन्ग होना चाहिए ना भाई, लोराज़ेपैम। ठीक है, तो लास्ट लॉन्ग होना चाहिए, तभी तो एंजाइटी हटेगी। कैसे हटेगी, नहीं तो और एंजाइटी हो जाएगी, ये ऐसा। बाकी जो भी तुम उटपटांग चीज सोच रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ ऐसा बोला नहीं है, तुम्हारी सोच खराब है, ठीक है। क्लोरडाइज़ेपोक्साइड, ये क्लोरडाइज़ेपोक्साइड कितना देते हैं अपन, ओरल आईएम आईवी भी दे सकते, ओरल दे सकते हो, आईएम दे सकते हो, आईवी दे सकते हो, 50-100 mg। सो ओरल अब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट्स यूज्ड इन अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम। तो ये सबसे अच्छा चार्ट होता है क्या, एगोनिस्ट इनवर्स एगोनिस्ट बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें इनवर्स एगोनिस्ट तुम याद नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बीटा कार्बोलिन करके एक दवाई है बस। बाकी क्लोमाजेन एंटागोनिस्ट है, इसलिए क्लोमाजेन को यूज करते हैं। अब अपन बातें करेंगे बारबिचुरेट की, ठीक है, छोटा सा नॉन देखेंगे। आई मीन तो बारबिचुरेट में, बारबिचुरेट भी क्या है, ऑल बारबिचुरेट एसिड नॉन सिलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट at median site of ascending reticular activating system, ARAS being the main site। तो ये ascending क्या ध्यान रखना, नॉन सिलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट मेन साइट अगर याद रह जाए तो, वैसे तब नहीं पूछते मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ARAS एट असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, बारबिचुरेट है गाबा फैसिलिटेट की एक्शन, तो ये पोटेंशियल इनहिबिटरी इफेक्ट, इनिबिशन तो करेगा ये भी गाबा फैसिलिटेट, ये गाबा फैसिलिटेटरी है, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब क्या करता है, माइंड टू गाबा रिसेप्टर, और वही उसमें सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ तुमको दिख रहा है इसमें, आई थिंक मेरे को तो नहीं दिख रहा कि कुछ डिफरेंस है। ये भी गाबा ये क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना यहाँ पे, मेरे को भी अच्छे ध्यान, मैं सेकंड सेशन में गलती कर चुका हूँ, किसी एक सेशन में मैंने गलती की थी, ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, 1 सेकंड, अपन फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिक्स तुमने पढ़ी होगी, 1/टाइम के हिसाब से। यानी कि मान लो 1 सेकंड या 1 मिनट में, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में तुम 2 चक्कर लगा सकते हो ग्राउंड के, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी की 2 राउंड या हाँ ठीक है 2 राउंड मान के चलो, ठीक है। तो उसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी, अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, टाइम उतना ही है, तुम्हारे रिपीटेशंस बढ़ गए, टाइम उतना ही है, रिपीटेशन बढ़ गए। कैसे, जैसे तुम रिविजन करते हो, अगर तुम पहली बार रिविजन करने बैठे हो, ऑब्वियसली तुमको टाइम ज्यादा लगेगा। फिर मान लो तुम 10वीं बार रिविजन करने बैठे हो, 15-20 बार रिविजन, तुम्हारा 20th रिविजन चल रहा है ये, ऑब्वियसली टाइम उतना ही डिफाइन किया तुमने कि 2 घंटे, तो तुम्हारे रिपीटेशन बहुत बढ़ गए। तो हो सकता है कि 2 घंटे में आप पूरी बुक पढ़ जाओ, पहले एक चैप्टर पढ़ते थे पूरी बुक पढ़ जाओ, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई यहाँ पे तुम्हारी। ये एक ऐसे समझ लो यार, एक चैप्टर था, उसको तुमने पहले 2 घंटे में पढ़ा, फिर नहीं 1 घंटे में पढ़ा, फिर दो 2-4 दिन बाद तुम उस चैप्टर को पढ़ने बैठे, तुमने 1 घंटे के अंदर 2 बार उस चैप्टर को फिर से पढ़ लिया, 2 बार। ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, टाइम उतना ही है। मैं बस कंफ्यूज ना हो बस। यहाँ पे भाई क्या है,
सब कुछ सेम है, सब कुछ। यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे भाई खुला ही है, ठीक है। दरवाजा है फॉर एग्जाम्पल, दरवाजा मैं ऐसा खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, बेंजोडाइजीपीन की फ्रीक्वेंसी है कि भाई अपन ने खोल दिए, अंदर आता है क्लोराइड तो बंद कर दिए, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, दरवाजा खुला है, खुला ही है, बारबिचुरेट, बस। सब कुछ सेम है, सब कुछ, बस एक ही चीज है, एक ही चीज का है यहाँ पे। बारबिचुरेट ड्यूरेशन बढ़ाता है, बारबिचुरेट, TURURA, हाँ UR80 है, ठीक है, UR80। तो डियूरा में भी UR80, ठीक है, क्यूटी। ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल केप्ट ओपन इज इंक्रीज, तो ड्यूरेशन बढ़ गया यहाँ पे, वहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, बस बाकी सब सेम है इसमें। एंड बारबिचुरेट हैव गाबा माइमेटिक एक्शन एट हाई कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखना, बारबिचुरेट कैन डायरेक्टली इंक्रीज कंडक्टेंस इनटू द न्यूरॉन। इसमें गाबा माइमेटिक इफेक्ट भी है, ये गाबा माइमेटिक मतलब देखो, बारबिचुरेट क्या था, बारबिचुरेट ना गाबा माइमेटिक इफेक्ट शो नहीं करता था, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो थी उसी पे खेलता रहता था। उसका ये नहीं था कि भाई क्लोराइड को बोले कि भाई जा, अपने आप क्लोराइड अपने आप जाएगा, जिस रेट से जा रहा था उसी रेट से जाएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, बारबिट्रेट में मतलब हाई डोज में, हाई कंसेंट्रेशन में बारबिट्रेट कैन डायरेक्टली इंक्रीज क्लोराइड कंडक्टेंस इनटू द न्यूरॉन, डायरेक्टली। तो बेसिक अगर तुमको समझ में आ रहा है ना, जो मैंने 10 मिनट शुरू के बक की थी, वही सब है, उसी में सबका सार है भाई। ये सारे चैप्टर्स में एक चीज होती है ना, बेसिक आ जाए तो बहुत सही चीजें हो जाती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन सीडेशन हिप्नोसिस के लिए भाई ड्रग है, तो उसी के लिए यूज करेंगे। इंसोम्निया में ट्रीट करते हैं, डिक्रीज स्लीप लेटेंसी, ड्यूरेशन ऑफ REM स्लीप से 3-4 REM को स्मार्ट अल्टरेशन। इसमें काफी अल्टरेशन होता है स्लीप आर्किटेक्चर पे, वहीं पे बेंजोडाइजिपीन उतना नहीं करता था। एट प्रेजेंट बारबिचुरेट आर नॉट रिकमेंडेड, क्यों, क्यों नहीं रिकमेंड किए जाते, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं दोगे बारबिचुरेट। लो ऑफ थेरेपेटिक इंडेक्स, रिबाउंड इंक्रीज इन REM स्लीप ऑन स्टॉपेज ऑफ थेरेपी। क्या होता है भाई, स्टॉपेज थेरेपी को स्टॉप किया, अब क्योंकि देख रहे हो ना स्लीप आर्किटेक्चर के चेंज कर रहा है, तुमने छोड़ दिए, अब वापस से भाई वो साइकिल बननी चाहती है, या कहीं ना कहीं वो रिपीट होना चाहती है। रिबाउंड इंक्रीज इन REM स्लीप वापस होने लगा। कॉज मार्क रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, भैया पता चला ज्यादा हल्का सा डोज, लो थेरेपेटिक इंडेक्स, थोड़ा सा डोज बढ़ा भाई, ऐसे ज्यादा ही एकदम रिलैक्स मोड में थे भाई, बहुत ही रिलैक्स हो गए, सांस नहीं ले रहे, भूल गए, जान ही नहीं बची। हैंग ओवर इफेक्ट्स भाई इसमें काफी अच्छे से ज्यादा होते हैं, हेडेक, ड्राउजीनेस नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस एंड ड्रग डिपेंडेंस, इसलिए अपन इसको इसलिए भी नहीं देते। पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर एंड मेनली ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि एंजाइम इंड्यूसर्स के नाम बता दो, 3-4 ऐसे कुछ आते हैं ना, 4 नाम बताओ एंजाइम इंड्यूसर के, तो तुम बारबिटूरेट को पकड़ा दो, 4 कौन कौन से नाम है अपने, फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थायोपेंटोन और मीथोएक्सीटोन, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन वहां पे हो जाता है। नो स्पेसिफिक एंटीडोट, सबसे मेन बात तो ये भी है कि भाई पता चले कि जो बारबिचुएट दे दिए, जैसे मैं जिस केस का बात कर रहा था, वो बारबिचुएट खा जाती है या खा जाता, तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है कि भाई निपटना तय था, क्योंकि एंटीडोट भी नहीं है और इतने दिक्कत भी हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन चीज। जनरल एनेस्थीसिया में अपन दे देंगे अल्ट्रा शॉर्ट बारबिट्रेट, इंडक्शन कराने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेंटेन कराना है, इंड्यूस कराना है। हल्का से एक बार इंड्यूस हो गया, फिर अपन अच्छे, अपने पास GAs की कमी नहीं है जनरल एनेस्थीसिया की, आई थिंक आगे है, या हो चुका है, मेरे को ध्यान में। हाँ, तो एंटी कन्वर्जेंट क्या है, फीमेल एंटी कन्वर्जेंट ट्रीटमेंट, स्टेटस एपिलेप्टिका, जनरल GCT GTCS, या अपन आगे देखेंगे, ग्रैंड माल एपिलेप्सी, ये सब सीजर्स में, एपिलेप्सी में क्या फर्क है क्या नहीं है, ये सब अपन को आगे समझ में आएगा। नियोनेटल जॉइंटिस ऑफ नॉन हेमोलिटिक टाइप, ये थोड़ा सा अच्छा एक पॉइंट हो जाता है। फिनोबार्बिटोन में भी यूज टू रिड्यूस सीरम बिलिरुबिन लेवल्स, रिड्यूस करने का काम आ जाते हैं, रिड्यूसेस ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम एंड हेस्टन द मेटाबॉलिज्म बिलिरुबिन। बट फिर भी यार ऐसा मतलब कर सकते हो, नियोनेटल जॉइंटिस ऑफ नॉन हेमोलिटिक टाइप में अपन तुम फिनोबार्बिटोन दे सकते हो, बट दिक्कत वही है ना कि भाई बच्चा है, अब देखो ये क्या है, न्यूनेटल है, बच्चा है, बच्चे में तुम बहुत ही डोज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए इसको भी अपन इतना नॉर्मल रूटीन लाइफ में इतना यूज नहीं करते। बाकी थ्योरेटिकली तुम्हें पता रहना चाहिए कि ऐसा चीज कर सकते हैं।
Common side effect: drowsiness, confusion, headache, ataxia, respiratory depression, hypersensitivity reactions, and blah, blah. फिर tolerance develops to their sedative hypnotic action on repeated use. एक सेकंड, हाँ कहाँ पे थे भाई अपन? फिर टॉलरेंस डेवलप होगी अपने सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शंस ऑन रिपीटेड यूज, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस डेवलप ऑन रिपीटेड यूज है। तो ये सब वही बातें हैं जो अपन को पता है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ फिनोबार्बिटोन में कॉज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, क्यों? बाय इंटरफेयरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फोलिक एसिड फ्रॉम ब्लड। देखो अपन को आयरन के एनीमिया के एनीमिया के दो सबसे मेन कॉज क्या होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी या फिर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसलिए जो भी अपने प्रोग्राम्स भी होते हैं ना, ये तुम पीएसएम में पढ़ोगे आगे, या कभी तुम आयरन की टैबलेट लेकर आओगे ना घर पे, या सरकारी तुम जहाँ जिस जगह पे मतलब कॉलेज में, तो यार ऐसा मेरे इधर तो ऐसा रहता है कि तुम दवाई ले सकते हो। तो तुम जैसे दवाई लोगे ना, तो तुमको पीछे पढ़ने पे आएगा कि आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड भी मिला हुआ होता है। एंड ये अनीमिया मुक्त भारत, ये मैं अभी पीएसएम में पहुंच गया, अनीमिया मुक्त भारत में भी यार फोलिक एसिड और उसके आयरन को ना एक साथ देते हैं, एक पर्टिकुलर रेशो में देते हैं, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। तो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ फिनोबार्बिटोन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज कराएगा। ये तुमको एक पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। स्पेसिफिक पॉइंट्स का ध्यान रखो, बाकी तुम फिर भी बाकी चीजें तुम बता सकते हो। दे में प्रेसिपिटेट अटैक्स ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया बाय, ठीक है। तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया भी बारबिचरेट, तो बारबिचरेट कितनी सारी दिक्कत करा सकता है। पोर्फायरिया करा सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करा सकता है ना। अपना ये टॉलरेंस वॉलरेंस तो करा ही रहा है। Inducing ALA synthase that catalyze the production of porphyrin since barbiturates are contraindicated. बारबिचरेट्स किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? पोरफायरिया। पोरफायरिया तुमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पोरफायरिया वाली जो बीमारी है ना, उस पे बारबिचरेट्स को अपन नहीं देते। एक्यूट बारबिचरेट पॉइजनिंग, तो ये भैया ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग पे तो तुमको समझ में आता है कि ये देखो, एक तो वो एबीसीडी करके होता है, एयरवे मैनेजमेंट, बी से क्या था, ब्रीदिंग वीदिंग, ठीक है, कुछ और था। तो इस टाइप की जो चीजें है ना, लेकिन इस और उसमें एंटीडोट जो अपन देते हैं उसमें फ्लूमाजेनिल देते हैं। बारबिचरेट में दिक्कत ये है कि इसका कोई वो नहीं है। तो आगे क्या है? ड्राउजीनेस, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कोमा कन्वर्जन। ट्रीटमेंट और ये एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, गैस्ट्रिक लवाज, ये सब तुम आगे एफएमटी में पढ़ोगे, एक्टिविटी चार्कोल एनहेंस द एलिमिनेशन ऑफ फिनोबार्बिटोन एंड इंटुबेशन परफॉर्म करेंगे। एल्कलाइन डायलिसिस, डायलिसिस नो स्पेसिफिक टू बारबिचरेट में ट्रीटमेंट एल्कलाइन डायलिसिस, कि भाई आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट अपन देते हैं ताकि निकलते जाए यूरिन के, क्योंकि देखो अपना जो बारबिचरेट है ये एक्सक्रीटेड होगा यूरिन के थ्रू, तो अपन चाह रहे हैं कि भाई एंटीडोट नहीं है तो भाई अब जल्दी जल्दी निकलते जाए। तो अपन उसको क्या देंगे? ऐसी चीज देंगे जिससे कि डायलिसिस हो, जल्दी जल्दी उसको वॉशरूम जाना पड़े, कि यूरिन जल्दी जल्दी पास आउट हो। एंड जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में यूरिन पास आउट होगी उतना ज्यादा अपना ये बारबिचरेट भी निकलते जाएगा। वीकली एसिडिक ड्रग्स, ठीक है, ये पता रहे ना रहे कोई बात नहीं। ठीक है, हीमोडायलिसिस इम्प्लॉयड, ये भी कोई दिक्कत, ये भी इसको टिक नहीं करना चलेगा। ड्रग इंटरेक्शंस क्या होते हैं? तो बारबिचरेट्स आर पोटेंट इंड्यूसर्स ऑफ हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ को एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स। ये तुमने ये शायद मैंने जनरल वाले में भी पढ़ाया था ना, इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स। इंड्यूसर्स तो पता ही होने चाहिए। इंड्यूसर जैसे चार इंड्यूसर के नाम है, पूरा बारबिचरेट ग्रुप एकदम तुमको रटा होना चाहिए। फिनोबार्बिटोन, थायोपेंटोन, मीथोहेक्सिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। चार बोल रहा है, तुम पांच लिख के आ जाओ। तो ये सारे क्या है? इंड्यूसर्स हैं, ये पता होना चाहिए। फिर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स खत्म करेंगे यार, एक तीन हो गए, एक पांच कर ही देता हूँ यार। फिर इसके बाद जनरल एनेस्थीसिया, तो कल से एक नया वो चालू हो जाएगा। 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट। जोल्पिडेम, जोपिक्लोन, सेप्लिनोन, ये सब लेस पोटेंशियल, क्या है, लेस पोटेंशियल फॉर अब्यूज देन बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन देखो, बारबिचरेट का सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है अब्यूज का, उससे कम कौन से देखो? बेंजोडाइजेपिन। अब बेंजोडाइजेपिन भी एक टर्म के बाद तो उस पर भी अब्यूज होने लगता है लॉन्ग टर्म पे। तो लॉन्ग टर्म से बचने के लिए चल रहा है ना भैया, लॉन्ग टर्म से बचने के लिए भाई फिर क्या अपन ने नॉन बेंजोडाइजेपिन की तरफ शिफ्ट कर गए। जोपिक्लोन, एसोपिक्लोन, जोल्पिडेम, जेलिप्लॉन, क्या था, जेलिप्लॉन था ना, जेलिप्लॉन, हाँ। एंड लेस एंटी एंजाइटी एंटी कन्वर्जन मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट। ये अब ऑब्वियसली थोड़ा सा माइल्ड होंगे, पर ये ठीक है, अपन काम चला सकते हैं आराम से।
ज़ोलपीडेम की बात करते हैं। हिप्नोटिक इफेक्ट, डिक्रीज स्लीप लेटेंसी, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ स्लीप टाइम इन इंसोम्निया, तो ये जो देखो ज़ोलपीडेम का ना एक्शन बहुत बहुत रेयर है कि पूछे तुमसे, ठीक है, कि इसका एकदम मैकेनिज्म एक्शन पूछ लिया। मेनली तो बारबिचरेट और तीनों बारबिचरेट और बेंजोडाइजेपिन्स पे ही अटके रहे हैं अभी भी। तो ज़ोलपीडेम के बारे में पढ़ना है तो एक बार तुम रीडिंग कर सकते हो, मैं भी साथ में करा दे रहा हूँ। ये हिप्नोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। हिप्नोटिक यानी स्लीप इफेक्ट, स्लीप प्रोड्यूसिंग, डिक्रीज स्लीप लेटेंसी एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्लीप टाइम इन इंसोम्निया। फिर क्या, प्रोड्यूस नियर स्लीप बेंजोडाइजेपिन मिनिमम अल्ट्रेशन, इसमें अल्ट्रेशन नहीं कराता है ज्यादा। बारबिचरेट तो बहुत अल्ट्रेशन करा रहा था, बेंजोडाइजेपिन थोड़ी बहुत, इसमें भी मिनिमम अल्ट्रेशन है। Cause minimal hangover effect and rebound insomnia, less likely to produce tolerance and drug dependence. Negative given orally, well absorbed liver में, excreted urine में, short duration of action है इसका, ठीक है, short duration action used for short term treatment of insomnia. शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है ना इंसोम्निया का, मान लो इसे ज्यादातर वैसे उसमें दे सकते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं कि एकदम पेपर पास में आ गए तो नींद नहीं आ रही, तब आप उसका यूज करना ज्यादा प्रिफरेबल होता है। जोरपेटामोल शायद देते नहीं है ज्यादातर तो, सरकारी में आई थिंक बार दूसरे तो बिल्कुल नहीं देते। बेंजोडाइजेपिन्स कुछ कुछ देते हैं, पर जोलपीडम इज अ वेरी गुड ड्रग। एक्शन एंटागोनाइज्ड बाय फ्लूमाजेनिन, देखो ये भी एक फायदा है कि भाई जोलपीडम भी अगर किसी ने ज्यादा खा लिया बाय चांस, तो बेंजोडाइजेपिन, जहाँ पे बेंजोडाइजेपिन का पूरा ब्रह्मास्त्र उसको तोड़ने के लिए फ्लूमाजेनिन, वो अपन यहाँ भी चेक कर सकते हैं। हेडेक, कंफ्यूजन, नाउजिया, वोमिटिंग, ये सब तो ठीक है। तो इन सब का देखो, इन सब का एक ही हिसाब किताब है। ये बाइंड सेलेक्टिव बना हुआ है, फैसिलिटेट गाबा मीडिएटेड न्यूरल इन्हिबिशन, सारा लगभग सेम है। उस पे देखो बेंजोडाइजेपिन पे क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी की बात चल रही थी। बारबिचरेट में क्या हो गया, ड्यूरेशन ही है। पर ये गेट का इशारा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कुछ वो क्या समझोगे पता नहीं। ये गेट है, जैसे गेट को तुमने बंद किया, खोल दिया, बंद किया, खोल दिया, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी तुमने बढ़ा दी बेंजोडाइजेपिन के केस में। बारबिचरेट के केस में तुमने क्या किया, गेट को खुला ही रखा है। एंड इस पे जोपिडम, जोपिक्लोन, इन सब में क्या कर रहे हो, नॉन सिलेक्टिवली टू बेंजोडाइजेपिन साइड, बाइंडिंग साइड में वहां पे रिसेप्टर, ऑब्वियसली तीनों तीनों रिसेप्टर पे एक सिलेक्टिवली जगह पे जाके बाइंड हो रहे हैं। इसमें भी गावा मीडिएटेड न्यूरल इन्हिबिशन, इसमें बहुत डिटेल में नहीं गए कि भाई कौन सा आयन और क्या क्या इन्वॉल्व है। इसमें लिख दिया भाई गाबा न्यूरल इन्हिबिशन को फैसिलिटेट करता है, गाबा को बढ़ा देगा या गाबा का इफेक्ट आने लगेगा। नहीं, गाबा का इफेक्ट नहीं आएगा, वो गाबा माइमेटिक हो जाता है। गाबा माइमेटिक नहीं, गाबा का क्या कहेंगे इसे, गाबा को बढ़ा देगा, माइमेटिक नहीं करेगा। हाँ, बहुत तेज नींद आने लगी भाई अब। ज़ोपिक्लोन ओरली इफेक्टिव, अब इसके बारे में तुमको पढ़ना है तो तुम एक बार खुद से पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे अपना, हाँ एक चीज, मेलाटोनिन, ये बहुत तुमने सुना होगा मेलाटोनिन की आजकल कैप्सूल्स भी आती हैं, 1 mg या 0.1, जितना मेरे को ध्यान रख सकते। तो ये मेलाटोनिन क्या होता है एक्चुअली में, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ स्लीप साइकिल सर्केडियन रिदम। ये ऐसा कुछ लोग ना आजकल एज अपने स्लीप साइकिल को ठीक करने के लिए लेते हैं कि एक गोली लेते हैं, एक गोली आपने ली और उसको खा के आप वापस से मतलब अपने नेचुरल स्लीप साइकिल में आ गए, क्योंकि पीनल ग्लैंड अपना स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में काम आता है, मेलाटोनिन खासकर। तो लोग आजकल इसका भी नशा नशा तो नहीं करते, इसको भी ना, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो गए कि भाई हल्का सा भी नींद बिगड़ी तो भाई फिर इस मेलाटोनिन खाने के नहीं। ये तब करो जब आप बहुत ही श्योर हो कि अब आप अपना स्लीप साइकिल, अब डिटरमाइंड हो कि आप अपना स्लीप साइकिल चेंज नहीं करोगे। फिर रैमिल्टन, इसमें ये क्या है, ये सब तो उनको एक्स्ट्रा दवाई पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, बाकी इसकी अभी इतनी नीड नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन जनरल एनेस्थीसिया और आगे की चीज कवर करते हैं। अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एंड हाँ, मैं जो चैनल की बात कर रहा था ना, तो मतलब चैनल क्या है, एक मेरे दूसरा चैनल चलता है, देखो मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे। नहीं यार, In this video, I will be editing a अरे यार, मेरा वो कहाँ गया, टाइम चल जाएगा तो तुम्हारा, 1 मिनट। क्या पता तुम में से कोई मतलब सब्सक्राइब करना जाए, सब्सक्राइब कर जाए मेरे को, तो मैं सिर्फ चांस के छोड़ूं।
और ये है भाई मेरा एक्चुअली जो चैनल है जिसमें मैं ज़्यादातर टाइम अभी अपना बिताता हूँ। अभी इसमें बीच में गैप हो गया है, मैं कुछ चीज़ें सीखने में ज़्यादा टाइम लगा दिया था। अभी तो कम है 36, इसमें ज़्यादा ये ज़्यादा एक्टिव है या इसमें मेरे को ज़्यादा आगे जाना है, मेरा ये एम है। अभी वीडियोस इसमें शॉर्ट्स ज़्यादा डाल रहा हूँ, वीडियोस भी अब चालू करूँगा वापस से। तो ठीक है, जिसको मतलब हेल्थ या और भी बाकी चीज़ें जो नई नई चीज़ें हैं या हेल्थ फैक्ट्स हैं ज्वाइन करना। बाकी एमबीबीएस कर ही रहे हो या फिर फार्मा मतलब पढ़ रहे हो तो मेडिकल से जुड़े हुए हो तो मेडिकल वाली और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ही मैं ज़्यादातर पोस्ट करता हूँ, डालता हूँ। तो इसी के साथ भैया थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मुझको पता नहीं इस वीडियो को क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं, पर वेरी थैंक यू वेरी वेरी मच अभी तक के सपोर्ट के लिए। क्या पता इसको भी मैं जब 2-3 साल बाद इसके भी मेरे को स्टैट देखने को मिले तो भाई ये वीडियो अच्छी खासी पहुंच गई हो जो भी है। बट ठीक है, थैंक यू पढ़ने के लिए। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलना क्या नहीं, मैं चला सोने। बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।